मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की नीति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे आधुनिक भारत, जिसमें बंगाल में अंग्रेज़ों का वर्चस्व देखेंगे आज, किस तरीके से बंगाल में अंग्रेज़ स्थापित हो जाते हैं। मैंने बताया था कि बंगाल में मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य शामिल थे। उड़ीसा, हाँ उस उड़ीसा, बंगाल, बिहार और बंगाल, बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से मान के चलो, ये पूरा जो है क्या था, ये बांग्लादेश है इस तरीके से, ये पूरा ठीक यहाँ तक। तो ये पूरा हिस्सा शामिल था किसमें, बंगाल में। उस समय के बंगाल की बात कर रहा हूँ, 1717 के बंगाल की बात कर रहा हूँ। 1717 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर नवाब कौन बनता है, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां 1717 में बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनाता है उसको नवाब? नवाब कौन बनाता है? फर्रुख सियर। कौन बनाता है? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जब 1717 में ही फर्रुख सियर मुग़ल बादशाह बनता है और मुर्शीद कुली खां को वहाँ का नवाब घोषित कर देता है। सूबा था बंगाल जो है भारत का, मुग़ल साम्राज्य का क्या था, एक सूबा था, ठीक। तो वहाँ पे सूबेदार होते थे, लेकिन जो है सूबेदार और बंगाल में बाद में धीरे धीरे करके एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाता है, जो कि मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। तो वो क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। तो यहाँ तक मैंने कहानी बता दी थी मुर्शीद कुली खां। हाँ, ये कुली महाराज हैं। कुली कौन होते हैं? जो स्टेशन पे सामान ढोते हैं। तो ऐसे ही थे मुर्शीद कुली खां, हालांकि सामान नहीं ढोते थे। ये क्या थे, बंगाल के नवाब थे, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब होते हैं। 1727 में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में कौन आता है, शुजाउद्दीन आता है। कौन आता है? शुजाउद्दीन। देखो ये नाम मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुजाउद्दौला आएगा इसके बाद में, अवध का नवाब, जब हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन है, दीन है, शुजाउद्दीन है। शुजाउद्दीन है। उसके बाद में आता है सरफराज। कौन आता है? सरफराज आता है। ये सब बिल्कुल नकारा नवाब थे, कोई मतलब नहीं था इनसे ज़्यादा कोई। और सरफराज के बाद में फिर आता है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, ये वर्दी पहनते रहे होंगे, तो ये हो गए अली वर्दी खां। हालांकि वर्दी नहीं पहनते थे, नवाब थे ये। क्या थे? नवाब थे। तो अली वर्दी खां 1740 ईस्वी में क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं। 1740 से लेकर 1756 तक ये नवाब रहते हैं। कहाँ के? बंगाल के नवाब रहते हैं 1740 से लेकर। अब यहाँ से कहानी टर्न लेती है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अली वर्दी खां जब 1740 में नवाब बनते हैं, तो फिर इन्होंने तो एक बात मैंने कही थी कि अंग्रेज़ों को क्या कहा था, मधुमक्खी का छत्ता कहा था। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं, स्टेटमेंट आ जाता है कि मधुमक्खी का छत्ता की तुलना अंग्रेज़ों से किसने की है, अली वर्दी खां ने की है। कहानी बताई थी कि मधुमक्खी के छत्ते में उंगली लगाओगे तो मधुमक्खी जो है डस डस करके मुँह सुझा देंगी, ऐसे ही अंग्रेज़ हैं। और अगर प्यार से मधुमक्खी को हटाओगे, यानी धुआं करोगे, तो भाग जाएंगी, फिर वहाँ से शहद ले लो, फिर दोबारा आके लगा देंगी छत्ता। तो इस तरीके से अंग्रेज़ थे। तो लेकिन ये समझता नहीं था, इसने कम आंका था, सिर्फ मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की थी। अली वर्दी खां भी आंक नहीं पाया था अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ कितने चालाक हैं, कितने धूर्त हैं। और इसी के दौरान उन्होंने बताया 1751 की 56 तक ये रहा है। तो 1751 में मराठे इसके जो है बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं और जो है उसे नजराना देने और उससे जो है टैक्स वसूलना मराठी शुरू, क्योंकि मराठों का साम्राज्य बहुत दूर तक विस्तृत हो गया था। ये जो है मुग़ल यहीं तक सीमित रह गए थे। उत्तरवर्ती मुग़ल धीरे धीरे करके दिल्ली तक सिमटते जा रहे थे, ठीक। तो और बाकी सब राज्य स्वतंत्र होते जा रहे थे। किसके समय में? जब मुग़ल साम्राज्य कौन बना था, रंगीला बना था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो उस समय ज़्यादातर जो है सूबे क्या हो रहे थे, स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो इस तरीके से अली वर्दी खां के समय की 2-3 घटनाएं थी। इसके बाद में इसका दामाद, कहानी शुरू होती है सिराजुद्दौला से। इसका दामाद कौन बनता है? सिराजुद्दौला। दामाद नहीं था, दौहित्र था। इसका क्या था? दौहित्र। दामाद का बेटा था, दामाद का बेटा था, दामाद नहीं था, दामाद का बेटा। मैंने बताया था कि अली वर्दी खां की जो है 3 पुत्रियां थीं। हाँ, पहली जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम आपको ध्यान रखना है, ये घसीटी बेगम जो है
एक तो स्वयं घसीटी बेगम, ये ढाका के नवाब की जो है विधवा पत्नी थी। ढाका के नवाब, ढाका भी था तो वहाँ नवाब सब नवाब ही कहलाते थे, हालांकि बंगाल में ही था ढाका, तो वो स्वतंत्र रूप से नवाब ऐसे जो है उनकी पदवी थी। तो जो बंगाल की वो ढाका की नवाब थी, उन नवाब था उसकी विधवा पत्नी थी। मैंने बताया कि अलीवर्दी खां के समय ही जो है इसकी जितनी भी पुत्रियां थी सब विधवा हो जाती हैं। तो उसमें से घसीटी बेगम भी थी, ये भी विधवा हो जाती है। और इसी में से एक जो पुत्री थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला, उसी का एक पुत्री का बेटा क्या था, सिराजुद्दौला, जो नाती था दौहित्र था। और एक जो नाती था वो था शौकत अली। कौन था? शौकत अली। ठीक है, तो शौकत अली एक नाती था। अब ये तीनों बहनों की हो गई, ये तो बहन हो गई, मतलब ये इनकी मौसी हो गई सिराजुद्दौला की घसीटी बेगम, और ये मौसी का क्या हो गया, बेटा हो गया शौकत अली। तो इस तरीके से तीनों जो है बेटियां थीं, तीनों बेटियों के ये 2 पुत्र हो गए और स्वयं ये बेटी हो गई। अब जब सिराजुद्दौला को अपने जीवित रहते हुए अलीवर्दी खान ने क्या बना दिया, नवाब घोषित कर दिया कि हमारे मरने के बाद में नवाब कौन बनेगा, सिराजुद्दौला। तो इसके मरने के बाद में 1756 ईस्वी में, मरने के बाद में 56 ईस्वी में कौन बन जाता है, सिराजुद्दौला नवाब बन जाता है। अब कहानी यहाँ शुरू होती है, सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही ये 2 ही वर्ष रहता है, 1756 से लेकर के 1757 तक, बस इतना ही, 1-2 वर्ष ही नवाब रहता है। इस दौरान इसके तमाम विरोधी पैदा हो जाते हैं। कौन? घसीटी बेगम स्वयं, शौकत अली स्वयं, इसके अलावा इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो भी जो है इसका विरोध करता है। और इसके अलावा जो है इस समय कलकत्ता का एक अधिकारी था अमी चंद, उनके नाम आपको याद रखना है, अमी चंद या अमीर चंद, जो भी, कहीं कहीं अमीर चंद मिलता है, कहीं कहीं अमी चंद नाम मिलता है। ठीक। और एक जो है बैंकर था जगत सेठ, एक बैंकर था जगत सेठ। बैंकर मतलब उस समय पैसा वैसा देता रहा होगा ब्याज व्याज पे, उसको बैंकर बोलते हैं। आज भी जो बैंक में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैंकर, क्योंकि वो बैंक की तरफ से पैसा देते हैं, ऋण देते हैं। तो ऐसे ही उस समय बैंक का कंसेप्ट इस तरीके से नहीं था, तो प्राइवेट व्यक्ति ही पैसा देते थे किसानों को या किसी इसको, तो उसको क्या कहते थे, बैंकर। तो जगत सेठ एक सेठ था, बैंकर था, और कुछ व्यापारी थे। तो उन व्यापारियों ने अपने लाभ के कारण जो है इनका सपोर्ट किया, घसीटी बेगम या शौकत अली का, सिराजुद्दौला के षड्यंत्र में शामिल हो गए। ठीक, 4-5 हाँ, मानिक चंद बता तो रहे, वहाँ का कलकत्ता का अधिकारी था ये मानिक चंद। तो ये सब किस में शामिल हो गए, खास करके आपको इसका नाम याद रखना है, किसका, मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र जो इसका क्या था, सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर। अब जब सेनापति ही जो है षड्यंत्र में शामिल हो जाए और राजा को पता न चले कि हमारा षड्यंत्रकारी कौन है, हमारा सेनापति ही है, तब तो वो जो है सबसे बड़ी जो है दिक्कत की बात होगी। तो युद्ध में हारना ही हारना, किसी भी युद्ध में अगर सेनापति जाए, पहले से ही किसी से मिल जाए, अपने विद्रोही से, अपने शत्रु से मिल जाए सेनापति, और राजा को पता ही ना हो, तो वो युद्ध तो हारना ही हारना। अब यहाँ पर देखो कहानी क्या बनती है कि सिराजुद्दौला इस तरीके से षड्यंत्रकारियों से घिरा रहता है, घसीटी बेगम, शौकत अली, मीर जाफ़र। और अंग्रेज इस समय क्या होता है कि जो है इसी समय अंग्रेज भी अपनी फोर्टिफाइड करने लगते हैं, किलाबंदी करने लगते हैं। मैंने बताया ना 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है, 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है यूरोप में। और उस सप्तवर्षीय युद्ध का, अब सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच होता है, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। तो जो भारत में जितनी भी फ्रांसीसियों की और अंग्रेजों की कोठियाँ थीं, व्यापारिक कोठियाँ थी, वो सब क्या करने लगते हैं, सब अपना अपना सुरक्षित करने लगते हैं, फोर्टिफाइड करने लगते हैं, किलाबंदी करने लगते हैं। तो अब किलाबंदी कर रहे हैं, तो ये सिराजुद्दौला जो है परेशान होता है, कहता है ये तो गलत बात भाई, हमारी ज़मीन पे, हमारी धरती पे तुम जो है यहाँ पर किले बना रहे हो, ये तो गलत बात है। तो नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होकर के सिराजुद्दौला अपनी सेना ला करके, और जो कलकत्ता में विलियम फोर्ट था वहाँ पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और कलकत्ता को बसाया किसने था, जॉब चार्नोव ने। किसने बताया था, जॉब चार्नोव ने। 3 गांव को मिला करके, 3 गांव थी, 3 गांव, गोविंदपुर, कालीकाता और कौन सा, हाँ, सुतानती, गोविंदपुर और कालीकाता, ये 3 गांव थे। इन तीनों गांवों को मिला करके कोलकाता, आप कोलकाता कहते हैं, उस समय कलकत्ता कहा जाता था। तो कलकत्ता की स्थापना करता है जॉब चार्नोव। ठीक, और वहाँ पर किलेबंदी की जाती है। उस किले का क्या नाम था, फोर्ट विलियम।
तो फोर्ट विलियम पे आक्रमण कर देता है कौन? सिराजुद्दौला अपने सैनिकों को लेकर के, क्योंकि फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, कहता है भैया ये गलत बात है, यहाँ पर किलेबंदी मत करो। तो फ्रांसीसी मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते, कहते नहीं मैं किला बनाऊंगा। तो जब किला बनाते रहते हैं तो सिराजुद्दौला जो है जब देखता है कि अंग्रेज मानते नहीं है, तो सिराजुद्दौला अपनी सेना को लेकर के पहुँच जाता है कहाँ? कलकत्ता में, फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे कब्जा करता। अभी अंग्रेज इतने ज़्यादा अभी ताकतवर नहीं हुए थे, इनके पास इतना अभी वो नहीं था, और ये सैनिक भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो अपनी सेना लेकर के सिराजुद्दौला आक्रमण कर देता फोर्ट विलियम पे। और जब देखते हैं यहाँ फोर्ट विलियम में जो कुछ अधिकारी रहे होंगे, गिने चुने और सैनिक रहे होंगे, तो जो मुख्य अधिकारी थे यहाँ के, इस जो अभी तक व्यापारिक गवर्नर होते थे, तो जो व्यापारिक गवर्नर था वो यहाँ से, इनको भागना बड़ा आसान रहता था, तुरंत कूदे समुद्र में और नाव पे बैठे भाग गए समुद्र में। अब इनकी नौसैनिक शक्ति इतनी अच्छी थी नहीं इन लोगों की कि खदेड़ के पकड़ ले जो है समुद्र में। तो बंगाल के खाड़े में एक द्वीप था, फुल्टा द्वीप। कहाँ? फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप पर जा करके बैठ गए ये लोग, अंग्रेज अधिकारी वगैरह। और यहाँ के जो सेना होना थे, सैनिक वैनिक थे, कुछ तो मारे गए, और 143 को पकड़ के ले आया। 143 को पकड़ के कौन ले आया? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला पकड़ के ले आया, कहा अभी ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सज़ा देनी पड़ेगी। और ले जाता है, एक कोठरी रहती है 18x14 की, 18x14 की एक कोठरी रहती है, कोठरी नहीं, 18x14 की कोठरी रहती है। और उस कोठरी में ले जा करके इन 143 व्यक्तियों को जो है ठूस करके भर देता है। भाई 143 लोग हैं और 18x14 कितना, बहुत छोटा कमरा टाइप का होगा, और उसमें जो है ठूस करके एकदम बिल्कुल जैसे भूसा नहीं ठूसते हैं, ऐसे ठूस करके एक गया व्यक्ति, मतलब भर गए, वैसे 40-50 से भर गए होंगे, ज़्यादा 50 से भर गया होगा पूरा। फिर अब उसमें जाएंगे कैसे? तो ठूस रहे हैं, अंदर से ऊपर से ठेल रहे हैं लठिया लेके, उसमें ठूस करके भर दिया। 143 को कहा बंद रहो, इसी में बंद कर दिया। और इसी में जो है एक इतिहासकार पहुंच गया था, हॉलवेल, इसका नाम याद रखना, हॉलवेल। ये भी बेचारा जो है भाग नहीं पाया, फुल्टा द्वीप पर जा नहीं पाया, ये भी पकड़ा गया। तो इसको भी ठोस करके घुसेड़ दिया गया उसी में। अब जब घुसेड़ दिया गया ये भी, फिर सवेरे जब खोला गया, सिराजुद्दौला बोला खुलवाओ कोठरी, देखते हैं क्या नज़ारा है। कोठरी खोला गया, सिर्फ 23 जिंदा बचे थे, 23 जिंदा बचे, और बाकी 100 कितने जितने हों जो भी हों 100 कितना घटाओ कितना आ जाएगा, 120 उस है 23 0 2 120 जिंदा बचे, मर गए। 23 जो है जिंदा बचे, बाकी सब क्या हो गए? मर मुरा गए उसी में। और हॉलवेल शायद हमको लगता है बाद में ठूसा गया होगा, सबसे ऊपर रहा होगा, तो ये भी बच गया था, तो ये बच गया। अब ये इतिहासकार था, अब ये लिखता है अपने किताब में, इस घटना को लिखता है। इसको कहा गया है जो है ब्लैक हॉल की घटना। कौन सी? ब्लैक हॉल की घटना। अब कहीं कुछ किताबों कहीं ब्लैक होल लिखा मिलता है, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल तो जो है यहाँ की घटना नहीं है, वो तो कहाँ की घटना है? अंतरिक्ष की घटना है। ब्लैक होल की घटना मैंने पढ़ाया ना भूगोल में। ब्लैक होल किसको कहते हैं? कोई जो है पिंड, ब्रह्मांड की कोई पिंड, जैसे कोई किसी भी तारा है जो वो जो जब महाविस्फोट हो जाता है उस तारे का, तो उसमें जो है बहुत भयंकर गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो उसके पास सूर्य की, मतलब सूर्य कोई भी प्रकाश भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, सबको निगल लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो वो ब्लैक होल है, लेकिन किताबों में गलत मिलता है, होल नहीं होता, हॉल होता है। ये ऐसे ब्लैक हॉल, हॉल में ही तो बंद किया था। अब ब्लैक मतलब काला, हॉल मतलब कोठरी, तो हिंदी में कहते हैं काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना? काल कोठरी की घटना। तो ये कब की घटना है? 1556 की घटना, वो 1756 की घटना है, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की या ब्लैक हॉल की घटना। तो इस काल कोठरी की घटना का जिक्र सिर्फ कौन करता है? हॉलवेल करता है। अब पता नहीं ये साला गलत करता है कि सही लिखता है, कोई नहीं जानता है। ये जा करके शिकायत करता है अपने राजा वाजा को, इंग्लैंड में पत्र लिखता है वहाँ कि जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक राजा हुआ है जिसने इस तरीके से अंग्रेजों को सताया है और ठूस के भर दिया, सब मारे गए बेचारे, दम घुट गया, सब मरमुरा गए हैं, हम ही जिंदा बचे, तो बचे हैं उसमें से 23 में से हम भी एक जिंदा बचे हैं। तो इस तरीके से जो है इस घटना को लेकर के जब यहाँ मद्रास में अभी जो है अंग्रेज जो मद्रास में सशक्त बैठे थे, ठीक है, और यहाँ पर क्लाइव एक सेनापति था। क्लाइव की भर्ती किस रूप में होती है? क्लर्क के रूप में होती है, जो अब क्या था? सेनापति था। तो क्लाइव के पास जब मद्रास में सूचना पहुंचती है, भाई यहाँ तो सेना कम थे, यहाँ के जो सैनिक वगैरह थे थोड़े बहुत बचे थे, जो यहाँ का व्यापारिक गवर्नर था, कहाँ भाग गए थे? फुल्टा द्वीप पे भाग गए थे, और वहाँ से सूचना पहुँचाई जाती है कहाँ? मद्रास। तब क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है कहाँ? कलकत्ता भेजी जाती है। कलकत्ता सेना बंगाल में भेजी जाती है क्लाइव के नेतृत्व में।
क्लाइव पहुंचता है अपना से। अब क्लाइव क्या था, युद्ध नीति के साथ साथ कूटनीति भी जानता था। उसने जो है कूटनीति के सहारे ही तो जो है युद्ध जीते, फ्रांसीसियों को हराया था कर्नाटक के वार में। उसमें घेराव किया था, क्या नाम है, किले का, जब वो उसको बनाया गया था नवाब वहाँ का, हैदराबाद का जो है, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, तुम लोग याद दिलाओ। हैदराबाद का निजामुल मलिक ने तो स्थापना की थी। चलो रिवाइज कर लिया करो, अभी मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वहीं से उभरता है। कर्नाटक के तृतीय वार से क्लाइव जो है एक क्लर्क के भांति से उभर कर आता है और अपने जो है चतुराई के कारण जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता है और अब उसे सेनापति बना दिया जाता है। तो अब वो अपनी सेना को लेकर के कहाँ पहुँचता है, बंगाल पहुँचता है, कलकत्ता पहुँचता है। तो सबसे पहले वहाँ जायजा लेता है, भाई युद्ध से पहले जो है कूटनीति चलना जरूरी रहता है। और ये बहुत बड़ा दिमागी था, कूटनीतिक था। तो ये देखता है कि जो सिराजुद्दौला है, अभी तो इसके पास सेना है अच्छी खासी ना सिराजुद्दौला के पास में, कुछ भी हो, अंग्रेज कितने भी प्रशिक्षित हों, कितने भी उसकी सैनिक प्रशिक्षित हों, लेकिन अगर ये भाले और तलवार लेकर के और धनुष लेकर के घेर लेंगे 15-25 जो है सिपाहियों को, बंदूक वालों को, तो मान लो वो 10 को मारेंगे तो भी तो सबको मार डालेंगे। तो इस तरीके से उसने क्या किया, पहले कूटनीति खेलते हैं। तो देखा कि सिराजुद्दौला जो है अपने ही लोगों के बीच में जो है षड्यंत्र में फंसा हुआ है, इसके विरोध में कई लोग हैं षड्यंत्र में। तो सबसे पहले अमीचंद जो था, जो कलकत्ता का अधिकारी था, उसको घूस देता है, जा करके घूस देता है, पैसे वैसे देता है और कहता है फोर्ट विलियम मुझे वापस कर दो। तो जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, उसको अमीचंद से वापस ले लेता है। सिराजुद्दौला को पता भी नहीं, सिराजुद्दौला तो अभी मुर्शिदाबाद में बैठा है। कहाँ है, राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद में। तो वो जो है उससे वापस ले लेता है फोर्ट विलियम। अब फोर्ट विलियम पे कब्जा हो जाता है तो वहाँ पे सैनिक वैनिक को इस्टेब्लिश करता है, धीरे धीरे सैनिक को, सेनाओं को रखता है। फिर उसके बाद में जो है जब ये सब हो जाता है तो पता चलता है कि मीर जाफ़र जो उसका सेनापति सिराजुद्दौला का, वो भी जो है बड़ा लालची है, वो खुद नवाब बनना चाहता है, सपने देख रहा है नवाब बनने का। पता चलता है क्लाइव को कि वो नवाब बनने का सपना देख रहा है। चला जाता है, उसको मीर जाफ़र के पास बुलवाता है, कहता है तुम नवाब बनोगे? अरे तुमने तो हमारे मुँह की बात कह दी, नवाब हम तो बनेंगे, ठीक है, बस तुमको इतना करना है कि जब हम युद्ध करें, एक बहाना ढूंढ रहे हैं सिराजुद्दौला से युद्ध करने का, जब युद्ध करें तो तुम अपनी सेना को लेकर के चुपचाप खड़े रहना और हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मीर जाफ़र भी मिल गया इसकी तरफ, क्लाइव की तरफ, ठीक है। और इसके बाद में जगत सेठ और ये सब थे, ये अपना व्यापारिक लाभ ढूंढ रहे थे। इनको तो पैसा दे दिया क्लाइव ने, खूब मोटी रकम दे दी, तो ये सब भी उसके तरफ हो गए। किसके तरफ, क्लाइव की तरफ, अंग्रेजों की तरफ। अब बेचारा सिराजुद्दौला अकेला बचा, उसको पता भी नहीं चला कि ये सब षड्यंत्र हो गया है और कोई बहाना ढूंढ रहे थे। और इनको बहाना क्या मिल गया, हालांकि इससे पहले एक संधि कर लेता है, अलीनगर की संधि। हालांकि कोलकाता को पुराना नाम अलीनगर भी था, तो ये प्रश्न आ जाता है कहीं कहीं, अलीनगर पुराना नाम किसका था, कोलकाता का। तो अलीनगर की एक संधि भी कर लेता है क्लाइव, किसके साथ में, सिराजुद्दौला के साथ में एक संधि कर लेता है। इस संधि के तहत जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि चलो ठीक है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे किले हैं, वो सब वापस हो जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। तो एक संधि भी होती है इस समय, अलीनगर की संधि। तो ये संधि अब देखता है कि संधि का कुछ जो है उल्लंघन करे नवाब, और तुरंत हम जो क्या करें, अटैक कर दें। तो जैसे ही बहाना मिलता है क्लाइव को सिराजुद्दौला पर अटैक करने का, वो अटैक कर देता है और प्लासी के मैदान में दोनों की सेनाएँ इकट्ठा हो जाती। कूटनीति तो पहले से बन गई है कि मीर जाफ़र को सेना जो है युद्ध के मैदान में युद्ध करना ही नहीं है, और मीर जाफ़र अपनी सेना के साथ खड़ा रहता है और सेनापति जो कहेगा वही तो सैनिक करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि राजा ने मतलब सेनापति की बात ना मान करके सीधे नवाब की बात मानेंगे। वो तो सेनापति जो जिस टुकड़ी का जो सेना नायक होता था, वो टुकड़ी जिस तरफ आदेश करेगी सेनापति करेगा, उसी तरफ तो जाएंगे लड़ने के लिए। तो उसने पहले से समझा दिया था अपने सैनिकों को कि जो हम चुपचाप शांति से खड़े रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। अब राजा पहुंच जाता, नवाब भी अपनी सेना लेकर के, अपनी टुकड़ी लेकर के, और उसके साथ उसके सैनिक थे, तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे भाई। तो उसके सैनिक थोड़े बहुत बचे, और जैसे युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं वैसे ही ये सब न्यूट्रल खड़े रहते हैं। जो है आपका अमीचंद हो गया, जगत सेठ हो गए, मीर जाफ़र हो गए, ये सब युद्ध के मैदान में चुपचाप खड़े रहते हैं। अब नवाब को पता चल जाता है कि ये क्या हो गया, हमारे जितने भी जो अधिकारी थे लड़ने वाले तो शांत खड़े हैं। तो वो भाग लेता है वहीं से कि अब तो हम मारे जाएंगे, तो मैदान से, प्लासी के मैदान से भाग जाता है। और मीर जाफ़र क्या करता है, उधर फ़ोन कर देता है, अरे फ़ोन नहीं था उस समय, उधर सूचना भिजवा देता है अपने बेटे को कि जो है सिराजुद्दौला भागते हुए आ रहा है, रास्ते में पकड़ करके रास्ते में मार देता है उसका बेटा, कौन, मीर जाफ़र का।
सिराजुद्दौला मर जाता है और उसके बाद में जो है ये युद्ध बिना लड़े ही अंग्रेज जीत जाते हैं। युद्ध हुआ ही कहाँ, प्लासी का। तो ये प्लासी का युद्ध 23 जून, डेट याद रखना है, 23 जून, 23 लिखा हुआ है, जून लिख देते हैं, 23 जून 1757 को होता है, 23 जून 1757। तो कूटनीति से लड़ा गया युद्ध था और क्लाइव जो है गिद्ध था, पूरी तरीके से बहुत बड़ा गिद्ध था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। 23 जून 1757 को जो है बिना लड़े 1-2 घंटे में ही निर्णय हो गया कि जो है अब भारत में अंग्रेज स्थापित हो रहे हैं। अब बंगाल में, अभी तो भारत नहीं था, अब बंगाल में किसकी चलेगी, अंग्रेज़ों की चलेगी। अब यहीं से अंग्रेज किंग मेकर बनते हैं। अब राजा किसको बनाएंगे, नवाब किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, सेनापति मीर जाफ़र को बनाएंगे, क्योंकि मीर जाफ़र को वादा किया था कि तुम हमारे सहयोग करोगे तो हम तुमको क्या बनाएंगे, नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफ़र को नवाब, तो बंगाल का पहला नवाब जो अंग्रेज़ों की सहायता से बनता है नवाब, वो कौन था, मीर जाफ़र। प्रश्न यहाँ से आता है, अंग्रेज़ों की सहायता से सहयोग से बनने वाला पहला नवाब बंगाल का कौन था, मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र, अब अंग्रेज़ जो है अधिक वहाँ के राजा वाजा, कंपनी बहुत खुश, किससे, क्लाइव से, कि क्लाइव ने बिना हमारे सैनिक की जान गंवाए ही कूटनीति से युद्ध जीत लिया, बंगाल में कब्जा कर लिया। बहुत खुश अंग्रेज अधिकारी। तो ये क्या करते हैं, क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर। कौन सा, प्रशासनिक गवर्नर। अभी तक तो व्यापारिक गवर्नर थे। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। 1757 ईस्वी से शुरू होता है गवर्नरी, प्रशासनिक गवर्नरी बंगाल में। अब आप देखोगे, आगे चलेंगे हम इतिहास में पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर होते हैं, फिर जब इनका जो है गवर्नर से जब क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, कई गवर्नरी इनके अंडर में कर दिया थे, जैसे मद्रास की, बम्बई की गवर्नरी सब, तो फिर गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, बंगाल में ही सब कुछ स्थापित कर दिया जाता है। फिर जब भारत में इनका शासन हो जाता है तो इसी गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। फिर बाद में वायसराय बन जाते हैं ही गवर्नर जनरल भारत के। तो ये सब कहानी अभी आगे धीरे धीरे चलती चली जाएगी। तो बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया, क्लाइव को। कब बनाया गया, 1757। किस युद्ध के बाद में, प्लासी के युद्ध के बाद में। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद में इसकी कूटनीतिक चाल से अंग्रेज खुश हो जाते हैं, अधिकारी खुश हो जाते हैं, कंपनी खुश हो जाती है। अभी तो कंपनी का ही शासन है ना, तो कंपनी में रहता था 24 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक संगठन था। वो लोग जो है अपने जो है अधिकारियों की सहायता से व्यापार करवा रहे थे भारत में। तो अभी तक व्यापारिक गवर्नर थे, अब पहला गवर्नर बना है प्रशासनिक गवर्नर। प्रशासनिक मतलब अब यहाँ पर बंगाल में ये स्थापित हो गए हैं, बंगाल में प्रशासन देखेंगे अब, क्योंकि अब ये नवाब जो था इनकी सहायता करेगा, सहयोग करेगा। तो मीर जाफ़र को बना दिया। अब मीर जाफ़र से कहते हैं मुझे क्या दोगे, तुमको नवाब बना दिए। कहते हैं हुजूर जो मांगो सो मिलेगा, है ना, अब तुमको चूसेंगे बेटा। अब ये चूसना शुरू करते हैं मीर जाफ़र को। कहते हैं जो है हम यहाँ से टैक्स फ्री, पूरा बंगाल में टैक्स फ्री जो है हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ नहीं टैक्स देंगे। जो दस्तक हमको दिया था मुग़ल शासकों ने, उस दस्तक भी हम नहीं लेंगे। पास पे, मतलब पास में तो देना पड़ता था पैसा, तो पास भी फ्री कर दिया, कुछ कोई पास नहीं। और इसके अलावा मीर जाफ़र से जो है खूब घूस लेते थे, प्राइवेट भी लेते थे और कंपनी भी लेती थी। चूस करके इसको बिल्कुल ये सुकोड़ी आम बना दिया, सूखा बना दिया। मतलब बंगाल को बर्बाद करके रख दिया अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के समय में ही। और पैसा ले करके ये क्या करते थे, उसी पैसे से भारत में जितने भी अन्य राज्य थे, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो जो है मैसूर हो, इसी पैसों से लड़ा गया। भारत के ही युद्ध को बंगाल के पैसों से ही लड़ा गया। एक इतिहासकार ने यहाँ तक कह दिया कि गंगा से, यहाँ गंगा है ना कलकत्ता में, हुगली नदी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। बाद में जाकर के मतलब उसकी एक शाखा बन जाती है, भागीरथी नदी भी कहते हैं उसको। भागीरथी नदी से शुरू होती है गंगा, और भागीरथी नदी ही जाकर के लास्ट में कहते हैं उसको, हुगली को ही। तो यानी यहाँ से निकला हुआ धन, यहाँ से गंगा का निकला हुआ धन कहाँ जा रहा है, टेम्स नदी में जा रहा है। टेम्स कहाँ है, लंदन में। तो यहाँ का सोना टेम्स नदी में पहुँच रहा है। इस तरीके से बंगाल बहुत समृद्ध था। यहाँ की संपत्ति, यहाँ का पैसा जो है इंग्लैंड कहाँ भेज रहे, इंग्लिश कहाँ भेज रहे थे, अंग्रेज इंग्लैंड में भेज रहे थे। और इसी पैसे से ये व्यापार भी करने लगे, इसी पैसे से भारत के अन्य जो है राज्यों को भी विजित किया। तो इस तरीके से ये प्लासी का युद्ध जो है बहुत निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध से क्या हुआ, बंगाल में जो अंग्रेज थे वो स्थापित हो गए। अब यहाँ पर क्लाइव जो है ये सब कर कुरा करके फिर ये चला जाता है, प्रथम गवर्नर बन गया और इंग्लैंड चला जाता है अपने बीवी बच्चों से मिलने मुलाने। उसके बाद में इस दौरान 1-2 और गवर्नर बनाए जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अब यहाँ पर जो है जब देखते हैं कि मीर जाफ़र ये परेशान हो जाता है अंग्रेज़ों की नीति से, पैसा वैसा देना बंद कर देता है, कहता है भैया हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, कहते हैं तू हट,
कहते भैया हम छुटकारा चाहते हैं, हटा दो हमको, हम नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ रह नहीं गया है, अब घर से दें क्या, पूरा सब कुछ ले गए हैं, तो इसको हटा देते हैं। वो आसानी से हट जाता है कि मौका देखता है कि हम भैया नवाबी, ऐसी नवाबी नहीं चाहिए, कोई मतलब की नवाबी नहीं। तो फिर इसका एक दामाद था मीर कासिम, इसका एक दामाद था मीर कासिम। अब मीर कासिम को बैठाते हैं अंग्रेज़ कहाँ पर, बंगाल के गद्दी पर। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र के बाद किसको बनाया, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बना, मीर जाफ़र के बाद कौन बना, मीर कासिम। अब मीर कासिम को बनाया गया बंगाल का नवाब। अब मीर कासिम मीर जाफ़र जैसा नहीं था, कैसा था वो, नवाब बनते ही बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने सबसे पहला काम क्या किया, कहा इन अंग्रेज़ों से बचना है तो मुर्शिदाबाद से हम जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर लें, मुंगेर। तो ये भाई पहले ढाका हुआ करती थी, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी आई, मुर्शिदाबाद से ये बिहार में मुंगेर ले गए। अंग्रेज़ों से बचने के लिए ये कहाँ ले गए राजधानी अपनी, मुंगेर। तो मुंगेर पहुंचा दिया। और मुंगेर में इसने क्या किया, कहा अंग्रेज़ों से अगर हमें युद्ध जीतना है तो अपने तोड़दार बंदूकें बनानी पड़ेंगी, जो तोड़ करके और भरते हैं ना, उसको तोड़दार नली वाली बंदूकें बनानी पड़ेंगी, गोला बारूद बनाना पड़ेगा। तो मुंगेर में इसने क्या, तोपखाना और गोला बारूद के कारखाने स्थापित कर दिए। किसने, मीर कासिम ने। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि किस जगह पर जो है मीर कासिम ने बंदूकों का कारखाना स्थापित किया था, मुंगेर में। और मुंगेर में ही अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाने वाला कौन था, मीर कासिम। अब यहाँ ले गया। और इसके अलावा जितने भी दस्तक वगैरह थे, जितना सब कुछ था, सब बंद कर दिया। अंग्रेज़ों से कहा तुम व्यापार करोगे बंगाल से तो टैक्स लेंगे, वो टैक्स लेना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों से, क्योंकि अब वो, और इसके अलावा सेना को प्रशिक्षित करने के लिए जो है यूरोपियंस को, यूरोपीय जो है अधिकारी रखता था, प्रशिक्षक रखता था, अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों से टक्कर लेना है तो उनकी जैसा सेना बनाना पड़ेगा, बंदूकें देनी पड़ेंगी। ये नहीं कि तलवार और भाले और जो है तीर कमान से अब युद्ध नहीं होगा, अब सैनिक हम जो है भर्ती करेंगे। और कैसे होंगे, जो बंदूक के साथ होंगे, जो गोला बारूद के साथ होंगे। अब अंग्रेज़ डर जाते हैं, कहते हैं अरे तो साला हमारी टक्कर देने वाला है। कहते हैं अब इसको हटाओ, कहते हैं अब इसको हटाओ। अब ये हटेगा इतनी आसानी से तो है नहीं, लेकिन इसको हटा देते हैं। इसको हटाकर फिर कहते हैं वही सही था हमारा, पहले वाला ही, टट्टू पहले वाला ही सही था, मीर जाफ़र। कहते तू ही बन रहे नवाब है, ठीक है, फिर से बन जाते हैं। तो मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना देते हैं और मीर कासिम को हटा देते हैं। और मीर कासिम अब शांत नहीं बैठेगा। मीर कासिम क्या होता है, क्योंकि उसने सेना वना तो बना रखी थी ना, तो अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर के अवध चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अवध। अवध में फैजाबाद में बैठा था यहाँ पर सुजाउद्दौला। कौन बैठा था, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब था। और यहीं पर जो है शाह आलम द्वितीय इसी के यहाँ मेहमान नवाजी कर रहा था। कहाँ पे, अवध में ही मेहमान नवाजी। जो मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। अब ये शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब के साथ जो है वहाँ पर ताश पत्ते खेल रहा था। क्यों, क्योंकि अवध जो मुग़ल में था, मुग़ल का जो वज़ीर था उससे बहुत भय खाता था। शाह आलम द्वितीय बड़े कमज़ोर हो गए थे, वज़ीर फजीर डरा देते थे, तो भय के मारे वो भाग आया था। कहाँ, अवध में आकर के यहाँ पर अपनी नवाबी कर रहा था। मतलब मुग़ल सम्राट जो है बैठे नवाब के घर में जो दावत उड़ा रहे हैं डर के मारे। तो शाह आलम भी यहाँ था और सुजाउद्दौला भी था। और मीर कासिम पहुँचता है, शाह आलम और सुजाउद्दौला से एक संधि कर लेता है कि तुम सब जो है अपनी सेना ले आओ और अंग्रेज़ों को मार काट करके हम भगा देते बंगाल से। ये बहुत हो गया, अब भगाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सब तैयार हो जाते हैं, कहते ठीक है चलो, सब तीनों मिल जाते हैं। तो कौन कौन मिल जाते हैं, शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट था, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और मीर कासिम जो अपदस्थ राजा था, अपदस्थ बंगाल का नवाब था। अभी बंगाल का नवाब नहीं, बंगाल का नवाब कौन बना दिया गया, मीर जाफ़र। लेकिन ये अपदस्थ नवाब था जिसको अंग्रेज़ों ने हटा दिया था, लेकिन इसकी सैन्य टुकड़ी तो थी। तो ये ले करके पहुंच जाता है, अपनी सेना को ले करके पहुंच जाता है, आक्रमण कर देता है। कहाँ पर, बक्सर में। बिहार में एक स्थान है बक्सर, तो बक्सर में पहुंच जाता है सेना लेकर के। और अभी क्लाइव तो था नहीं, मैंने बताया, क्लाइव कहाँ चला गया था, इंग्लैंड चला गया था। तो बक्सर का युद्ध होता है, क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर, इसकी भी डेट याद रखना, 23 अक्टूबर 1764 को होता है। कब होता है, 23 अक्टूबर 1764 को। अब बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल है, एक तरफ तो 3 लोगों की संयुक्त सेना शामिल है। किसकी, मीर कासिम की, जो बंगाल का अपदस्थ नवाब है, नवाब नहीं है, क्या है, अपदस्थ, हटाया गया नवाब है। तो मीर कासिम की सेना शामिल रहती है। और दूसरा अवध का नवाब होता है कौन, सुजाउद्दौला की सेना होती है। और तीसरा जो है मुग़ल का राजा, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन, शाह आलम द्वितीय।
तो शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोगों की संयुक्त सेना इकट्ठी हो जाती है और इधर पर एक सेनापति अंग्रेज होता है हेक्टर मुनरो। कौन होता है? हेक्टर मुनरो, इसका नाम याद रखना है। अब इसमें सेनापति कौन बनाया गया? हेक्टर मुनरो, क्योंकि क्लाइव तो चला गया है, क्लाइव तो इंग्लैंड चला गया है, वो है नहीं, तो उसकी जगह किसको सेनापति बनाया गया? हेक्टर मुनरो। अब ये लड़ाई होती है सेनाओं की। अब यहाँ पर कूटनीति नहीं चलेगी, बैठ जाओ बेटा, यहाँ पर कूटनीति नहीं चलेगी, यहाँ पर क्या होगी? लड़ाई होगी। तो मैदान में इकट्ठे होते हैं, कहाँ पर? बक्सर के मैदान में, जो कि बिहार में है। आज कहाँ है? बिहार में है। और प्लासी कहाँ था? जो बंगाल में था, यही भागीरथी नदी के किनारे, ठीक। तो बक्सर में इकट्ठे होते हैं इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच और अंग्रेजी सेना के बीच जो है खूब बंदूक, तीर, कमान, गोला बारूद चलता है और अंततः गत्वा कौन जीत जाता है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जीत जाता है और ये तीनों क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। मीर कासिम के पास तो कोई मतलब कोई राज्य तो है नहीं, तो ये इसकी सेना पे ना मारे गए, ये घोड़े बैठता भाग जाता है, ये घोड़े बैठता है भाग जाता है। ये दोनों बेचारे बंधक बना लिए जाते हैं। कौन? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इनको अंग्रेज क्या कर लेते हैं? बंधक बना लेते हैं। कहते हैं अब तुम लोगों को बलि का बकरा बनाएंगे। बहुत तुम मीर कासिम के जो बहकावे में आ गए ना। मीर कासिम तो गया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उससे हम करेंगे भी क्या लेकर के? ना उसके पास राज है, राज तो किसके पास है? मीर जाफ़र के पास है, उसको तो अभी चूस रहे हैं हम, तो उससे हमारा कुछ नहीं बनने वाला। ये भाग जाता है और 1777 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, इसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन पकड़ लेता है किसको? शुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को। कहता है अब तुमसे करेंगे संधि। अब जो है फिर बुलाया जाता है किसको? क्लाइव को। क्लाइव फिर से गवर्नर बन के दोबारा आता है, कहाँ? बंगाल में। अब कहते हैं क्लाइव ही काम करेगा बंगाल में, तो क्लाइव को फिर से गवर्नर बना के भेज दिया जाता है और इन दोनों के बीच की जाती है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की। अब दो हैं तो दो संधि होगी, इलाहाबाद की दो संधि होगी दोनों के बीच में। पहली संधि जो होती है मुग़ल सम्राट के साथ होती है, मुग़ल सम्राट के साथ होती है इलाहाबाद की पहली संधि। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच होती है? मुग़ल सम्राट और क्लाइव के बीच, मुग़ल सम्राट और क्लाइव के बीच, अंग्रेज के बीच। तो मुग़ल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय से संधि की जाती, तीन बातें संधि की होती हैं। पहली बात तो ये कि तुम्हारे मतलब तुमको जो है हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या देनी पड़ेगी? दीवानी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? दीवानी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है दीवानी प्रदान मिल जाती है किसकी? ये याद रखना, प्रश्न आता है कि इलाहाबाद की पहली संधि में अंग्रेज़ों को कहाँ की दीवानी मिलती है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों क्या कहलाते थे? बंगाल कहलाते थे। तो दीवानी मिल जाती है बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। दीवानी मतलब यहाँ से जितना भी राजस्व आएगा, जितना टैक्स होगा व्यापार का, वसूलोगे तुम नहीं वसूलोगे। कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेंगे। वो पैसा सब कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। तो अब चूंकि किससे करार हो रहा है? सम्राट से। अभी भी मुग़ल सम्राट था ही भारत में, नाम तो था ही ना, तो सम्राट से हो रहा है, यानी कि केंद्रीय सत्ता से हो रही है। तो अब जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल जाएगी? अंग्रेज़ों को, इस संधि के तहत। और एक संधि की शर्त और थी कि चलो तुमको हम कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो अवध में आता है, यहाँ पर है जो है कड़ा और इलाहाबाद, ये जो है इलाहाबाद है यहाँ और यहाँ पर है कड़ा। तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र किसको दे दिया जाता है? सम्राट को दिया जाता है। किससे लेकर के? शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला का अवध वाला क्षेत्र था, उसके दो क्षेत्र लेकर के कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा मानिकपुर स्टेशन आज भी है इलाहाबाद में, ठीक है, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। तो कड़ा का क्षेत्र और इलाहाबाद का क्षेत्र किसको दे दिया जाता है? सम्राट को दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय को। किससे लेकर के? शुजाउद्दौला से लेकर के। तो दूसरी शर्त तो ये हुई। तीसरी शर्त में ये था कि तुम्हारी नवाबी तो ख़त्म, तुम्हारी सम्राटी ख़त्म, तो तुमको हम जो है क्या देंगे? पेंशन देंगे। 26 लाख का पेंशन देंगे। 26 लाख बहुत था भाई उस ज़माने में, एक साल का 26 लाख बहुत था उस समय। आज भी किसी को इतना पेंशन नहीं मिलेगा। 26 लाख बहुत पेंशन दे दिया अंग्रेज़ों ने इसको। तो 26 लाख की पेंशन। तो ये तीन मुख्य शर्तें थी किसकी? शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज़ों की। अब दूसरी संधि होती है किसके साथ में? आगे 12 अगस्त को संधि होती है किसके साथ में? मुग़ल सम्राट के साथ में। और 16 अगस्त को संधि होती है, 3-4 दिन बाद ही संधि होती है किसके साथ? शुजाउद्दौला के साथ। तो शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, उसके साथ जो दूसरी संधि होती है उसमें भी 2-3 शर्तें रखी जाती हैं। पहली बात तो उस पर लंबा चार्ज लगाया जाता है कि तुम साले मिल करके जो है मीर कासिम के साथ युद्ध किए हो ना, और हमारे सैनिक मारे गए हैं, हमारा संपत्ति नष्ट हुई है, तो पैसा दो साले। तो 50 लाख रुपया ले लेता है उससे। संधि के तहत 50 लाख रुपया किससे लिया जाता है? शुजाउद्दौला से।
सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपये जो है हरजाना ले लिया जाता है, युद्ध हरजाना ले लिया जाता है, ठीक। और इसके अलावा कहा था ठीक है कड़ाव मानिकपुर तो मैंने किसको दे दिया, सम्राट को दे दिया, बाकी अवध का क्षेत्र सब तुम्हारा, तुम राज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम तो 50 लाख दे ही दिए हो, तो बाकी का क्षेत्र तुम ले जाओ, तो वो उसको दे देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये संधि हो जाती है, 2 संधि होती है इलाहाबाद की, 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त को होती है और दूसरी 16 अगस्त को। सन कौन था, 1765 है, हाँ 1765 है, ठीक। क्योंकि बक्सर के युद्ध के कुछ समय बाद जो क्लाइव आता है तो क्लाइव के साथ होता है 12 अगस्त को एक संधि होती है, पहली 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। तो ये 2 संधियाँ हो जाती है, इस 2 संधि के अंतर्गत जो है ये सारी बातें होती हैं। और एक संधि करता है बंगाल के नवाब से, बंगाल के नवाब से, और कहते हैं अंग्रेज कि अब बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू करेंगे। कैसा शासन, द्वैध शासन। तो बंगाल में लागू हो जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन देखो क्या चीज़ है, द्वैध शासन। द्वैध मतलब 2 होता है, द्वैध का मतलब क्या होता है, 2 लोगों का शासन, 2 तरीके से शासन संचालित करना है। क्लाइव कहता है कि बंगाल में जितनी भी दीवानी और राजस्व का मामला है वो सब मैं देखूंगा, अंग्रेज देखेंगे। दीवानी और राजस्व का सारा मामला कौन देखेगा, अंग्रेज देखेंगे। कैसे कि जैसे जितना भी राजस्व आ रहा है तुम्हारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, वो सब तो हम देखेंगे, और बाकी सड़क बनवाना, लोगों को पियाऊ पिलाना, जितने भी खर्चे के काम है कौन करोगे, तुम करोगे। सड़क बनवाओगे, लोगों के लिए बगीचा लगवाओगे, लोगों को जो है न्याय दोगे, ये सब तुम्हारा काम है, ये सब हम नहीं देखेंगे। ये नहीं कि मालदार काम किसने ले लिया, अंग्रेजों ने ले लिया, और दायित्व वाला काम, उत्तरदायित्व वाला काम किसको दे दिया, इसको नवाब को दे दिया, बंगाल के नवाब को दे दिया। बंगाल की बात हो रही ना, तो बंगाल में क्या लागू होता है, द्वैध शासन। कब लागू होता है, 1765 में, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू होता है। और इसके बाद में ये ख़त्म होता है 1772 में। 1772 में 7 वर्ष द्वैध शासन बंगाल में चलता है। तो प्रश्न यहाँ से आता है, बंगाल में द्वैध शासन कितने वर्ष तक चलता है, 7 वर्ष तक। और इस द्वैध शासन को ख़त्म कौन करता है, वारेन हेस्टिंग्स। बाद में बंगाल का गवर्नर बन करके आता है कौन, वारेन हेस्टिंग्स। तो नाम रखो, नाम याद रखो, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है इसको द्वैध शासन को बंगाल से क्या करता है, ख़त्म करता है। द्वैध शासन समझ गए ना, 2 लोगों का शासन, अंग्रेजों का भी शासन होगा और नवाब का शासन। लेकिन जो दायित्व वाला काम था, उत्तरदायित्व वाला काम था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था देखना किसका था, नवाब का काम था। और पैसे इकट्ठा करना, टैक्स वसूलना, ठीक है, लोगों व्यापार पे कर लगाना, ये सब किसका काम था, अंग्रेजों का काम था। तो इसे कहा गया द्वैध शासन। और इस शासन ने इस 7 वर्ष में बंगाल को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। इसी के कारण बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, क्योंकि बंगाल में सब कुछ रह ही नहीं गया, सब बर्बाद करके रख दिया अंग्रेजों ने, लूट लाट करके, खींच खांच करके सब लंदन पहुंचा दिए, और बंगाल बर्बाद होकर ख़त्म हो गया 7 वर्ष के अंदर ही। तो वारेन हेस्टिंग आता है, थोड़ा सा लिबरल रहता है, तो कहता है इसको ख़त्म करो, बेकार व्यवस्था है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, बंगाल से द्वैध शासन को ख़त्म किया था। कब से कब तक चला, 1765 से लेकर के 1772। लगाता कौन है, क्लाइव लगाता है। द्वैध शासन को कौन लगाता है, क्लाइव लगाता है। कहाँ पर, बंगाल में। और ख़त्म कौन करता है, वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरीके से बंगाल में जो है आधिपत्य हो जाता है अंग्रेज़ों का। अब इसके बाद में हम लोग बारी बारी से इसी पैसे से अंग्रेज लड़ेंगे, हैदराबाद को लड़ेंगे इसी पैसे से अवध को जीतेंगे, सब चीज़ जीतते चले जाते हैं। तो हम लोग आगे जो है अगले स्वतंत्र